रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमने मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। कौन कौन से इसमें रिएक्शंस चल रहे हैं और ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, एक तो लाइट रिएक्शंस और दूसरा डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस लाइट की ही प्रेजेंस में होंगे, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहलाते हैं, यानी कि अगर लाइट है तो ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है, अदरवाइज नो। डार्क रिएक्शंस जो होते हैं ये नहीं है कि सिर्फ डार्क में ही होंगे, लाइट की प्रेजेंस में भी होते हैं और ये इंडिपेंडेंट है लाइट से, यानी कि सनलाइट हो या ना हो ये डार्क रिएक्शंस हो रहा होता है। यानी कि डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द लाइट। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, सनलाइट, सूरज की रोशनी। और लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी होगी तो ही ये रिएक्शंस कैरी आउट हो सकते हैं। लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे ये टेक प्लेस हो रहे हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट की हैं। क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसको हमने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा कि हमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का पता हो। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इसके अंदर ही जो आपने स्टर्नी पढ़ी थी ना, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऐसे स्टर्नी जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर था उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। अब डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में टेक प्लेस होते हैं। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जो यहाँ पे आपको फ्लूइड, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या है? वो है स्ट्रोमा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है? स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा बेसिकली क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होगा वो क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। और उसमें जो है तमाम ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं। हाँ जी, लाइट रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है, बल्कि आया भी हुआ है पेपर में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो टॉपिक है आपने गौर से सुनना है, थोड़ा ईजी वे में बताऊँगी, ईजी सा है। हाँ जी, लाइट रिएक्शंस। तो पहला फेज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, वो है लाइट रिएक्शन। ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसको हम आज पढ़ने लगे हैं और ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोगों ने सुनना है, अच्छे से समझना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फोटोलाइसिस होगी। इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेगी, एक तो हमारे पास बनेगी ATP, ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी NADPH, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं। तो ये हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि नेक्स्ट फेज़ में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इनको यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट फेज़ में। अब लाइट रिएक्शंस में क्या होता है? लाइट रिएक्शंस जो होते हैं लाइट की प्रेजेंस में होंगे, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी और दो रिएक्टेंट यूज़ होंगे। एक रिएक्टेंट यूज़ होगा और दो इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगी। एक तो यहाँ पे क्लोरोफिल का बहुत ही रोल है, ठीक है। क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं इनका बेसिक रोल है। दूसरा इसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी। दूसरा इसमें क्लोरोफिल जो है वो यूज़ होगा या क्लोरोफिल जो है रिएक्ट करेगा। तो ये दो जो हैं, एक तो फैक्टर आ गया क्लोरोफिल, दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट आ गया H2O। ये दोनों काम करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे ATP और NADPH जो कि नेक्स्ट फेज में इस्तेमाल होने वाले हैं। अब कहता है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस लाइट एनर्जी इज यूज टू मेक द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP NADPH। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये एनर्जी कैरियर हैं, इनमें एनर्जी पाई जाती है, ये एनर्जी को कैरी करते हैं। फॉलोइंग आर द की इवेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस। तो रीडिंग से, इन रिएक्शंस की रीडिंग से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखें ज़रा, सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे पास पौधों के जितने ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा ही मिकदार में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स में अब क्यों वो ग्रीन हैं? क्योंकि वहाँ पे जो कलर प्रेजेंट है, जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। अब ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ये इस काबिल होते हैं, इनमें एबिलिटी पाई जाती है कि वो एनर्जी को क्या करें? एब्जॉर्ब करें। एक एबिलिटी पाई जाती है टू एब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है। सनलाइट को ये कैप्चर करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन्होंने ये देखिए लाइट पड़ी है यहाँ पे,
लाइट पड़ रही है, इसको कैप्चर करें। जब इसको इस पे लाइट पड़ती जाएगी पड़ती जाएगी पड़ती जाएगी, क्या होगा यहाँ पे, ये ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। तो इनके मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है, यही जो है एनर्जी कैरियर है। इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम में, किसी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या मॉलिक्यूल्स में चेंज आती है, वो एनर्जी जो है गेन करते हैं, तो भी जो है मसला किसको आता है, इलेक्ट्रॉन्स को आता है। वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये देखें, ये क्या शो कर रहा है हमें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या निकले हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल आए हैं। कहाँ से, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। अब एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल बनना या टूटना होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ पे क्या होते हैं, निकल रहे होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो क्या होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। जब ये इस चेन से गुजरते हैं तो यहाँ ये जो ETC है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ प्रोटीन्स आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स को भेजती रहती हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऑफ प्रोटीन्स इनको जब भेजेंगी नेक्स्ट क्लोरोफिल के पास, ये जब दोबारा पहुँचेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, हाँ जी, इस क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन जाने से पहले क्या होगा, पिछले वाला जो देखें मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के क्या करेंगे, जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी है, जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से, मॉलिक्यूल से निकाल दिए हैं, बाहर निकल आए हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास चले गए या दूसरी किस्म के जो है कंपाउंड्स के पास चले गए हैं, तो इनके पास क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब होकर पत्तों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू, तो वो वाटर फिर स्प्लिट होता है। इस वाटर को जब स्प्लिट करेंगे या इसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, हमारे पास वाटर जो है उसमें O2 निकलेगी और 2 हाइड्रोजन आइंस निकलेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स। आइंस क्यों बने हैं, जब हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये निकल जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जब ये गेन कर लेता है तो ये हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो इस यहाँ से हमें O2 निकलेगी, हाइड्रोजन आइंस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अब्जॉर्ब कर लेगा। टूट गया ये मॉलिक्यूल H2O। तो मेजर यहाँ पे प्रोसेस क्या है, H2 की ब्रेकडाउन, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन। ये एक मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेक करके क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे, यानी सीरीज ऑफ प्रोटीन से निकलेंगे। जब उनसे होते हुए जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, ATP, ठीक है। तो ATP की प्रोडक्ट होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्हीं में एनर्जी पाई जाती है, यही जो है एनर्जी को जो है क्या कर रहे होते हैं, यही एनर्जी रिलीज़ करवा रहे होते हैं, बनवा रहे होते हैं। तो ये जब सीरीज से ऑफ प्रोटीन से निकलेंगे, से गुजरेंगे, पास थ्रू होंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, ATP। अच्छा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल तक जब पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास, तो क्या होता है, एक सेकंड प्रोडक्ट भी उन्होंने बनाए। फिर इस पे लाइट पड़ी, ठीक है, इसने फिर लाइट कैप्चर की, तो फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो क्या होगा, कितने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल आए, तो यहाँ पे जो फ्लूइड में NADP पड़ा होगा, NADP, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ये क्या है, ये एक को एंजाइम है जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है और ये फॉस्फेट को कैरी करता है। इसमें P क्या शो कर रहा है कि इसमें फॉस्फेट है, और इसको क्या बोलते हैं, NADP, यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जब इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस मॉलिक्यूल से, इन मॉलिक्यूल से क्या निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो NADP उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा कि इसमें से ये NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, NADPH में। अब जब ये NADPH में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी NADPH। तो 2 प्रोडक्ट्स हमने बनानी थी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, लाइट रिएक्शंस के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके कैप्चर हुई लाइट क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल उसको कैप्चर कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, वो फिर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो क्या हो जाता है बाहर। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से चल रहे हैं, ये तो इतना सिंपल नहीं है। तो वैसे आपको बेसिक्स बताई गई हैं कि क्या क्लोरोफिल का किरदार है, वाटर का कैसे रिएक्टेंट है ये, और किन सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने बनाने थे, NADPH और ATP, क्योंकि ये हमें आगे नेक्स्ट डार्क रिएक्शन में चाहिए होते हैं। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं।
हाँ जी, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो गौर से सुनिएगा। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट, टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। दीस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द क्लोरोफिल। कहता है कि जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये नहीं है कि जस्ट कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं। हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, हर क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरोफिल से बाहर आ जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपना जो एक मदार है, एक जो ऑर्बिट है, वहाँ से निकल आते हैं। ये नहीं है कि निकल के वो लीव्स को ही क्रॉस करके हवा में चल जाते हैं, ऐसे नहीं है। जस्ट अपने वो ऑर्बिट, जो एक एटम का ऑर्बिट होता है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो बस वहाँ से ये निकलते हैं। ये सिर्फ अपने मॉलिक्यूल से ज़रा से बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है, सेकंड इसका जो रिएक्शन होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये गुजरते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स को पास करती जाती हैं, ठीक है। और इस चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो हाई एनर्जी लेवल से ये लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि इन क्लोरोफिल के पास अभी लोअर एनर्जी लेवल है, यानी कि इन्होंने लाइट अब्जॉर्ब की थी तो इनके भी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं। समझ आ गई। दे रिलीज द एनर्जी विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एटीपी। अब जब ये जा रहे होते हैं, इस चेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है बाद में, और कोई रिएक्शंस के थ्रू ये एटीपी में कन्वर्ट होती है। हाँ जी, थर्ड फेज या थर्ड रिएक्शन इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप, लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल। तो जब ये लाइट कैप्चर कर रहे हैं तो उधर से जब ये इनके पास लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे तो ये वाटर को स्प्लिट करेंगे। अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेंगे, ये अब वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेंगे। उसमें जो हाइड्रोजन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा, ठीक है। जब ये लॉस करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की इस वजह से ऑक्सीजन स्प्लिट अप होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होगी। ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा। अब ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन अब बाई प्रोडक्ट हमारे पास O2 बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रही है, एक और हमने पढ़ी नहीं, वो क्या है O2। जब हाँ जी, एक प्रोडक्ट यहाँ पे O2 बन रही है। कैसे, जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो O2 मिलती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के पूरी इक्वेशन में जो हमने O2 जो प्रोडक्ट बनाई थी, H2O प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट्स क्या थी, O2, और हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ये जो O2 है ये वाटर की स्प्लिटिंग से बनती है, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे टू द क्लोरोफिल एंड बिकम द हाइड्रोजन आइंस। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, खुद ये क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आइंस। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है एटम्स तो वो आइंस बन जाता है। हाँ जी, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी बनने के बाद जब ये ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर रहे होते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है। अब एटीपी की प्रोडक्शन के बाद जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटीपी बनाने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर आर यूज टू रिड्यूस द NADP इनटू द NADPH। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे जब क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आइंस जो वाटर के होंगे वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस होंगे, NADP को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये NADPH में क्या कर देंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। ये NADP वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी, गेन करेगी, और साथ में क्या बनेगा, NADPH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो पहले ये एक क्या था, कोएंजाइम था। कोएंजाइम्स के बाद ये हमें ऐसी प्रोडक्ट मिली है जो कि एनर्जी कैरियर है, एनर्जी कैरियर या एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। तो O2 का बनना किस में होगा, लाइट रिएक्शन में, याद रखना है। साथ में ATP का बनना और साथ में NADP का बनना क्या होता है, NADPH का बनना क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन में होता है। एक तो आपने ये याद रखना है, दूसरा आपने ये फोर्थ स्टेप याद रखने हैं। क्या पढ़ा है कि सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरोफिल से बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और ये जो है एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद लाइट रिएक्शन जो होते हैं, लाइट से जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी स्प्लिट होंगे, ब्रेक्स होंगे, और ऑक्सीजन रिलीज
होगी जब हाइड्रोजन एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को देंगे तो वो हाइड्रोजन आइंस बन जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरोफिल को देंगे और खुद क्या बनेंगे, खुद बनेंगे हाइड्रोजन आइंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लोरोफिल के वो एटीपी बनाने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइंस वाटर के जो होते हैं वो एनएडीपी को जो है वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और ये एनएडीपी जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोएंजाइम एनएडीपीएच हाई एनर्जी कंपाउंड में जो है एनएडीपीएच में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्या बने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनी हैं और ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और एनएडीपीएच, इससे जो है डार्क रिएक्शन चलेगा आगे।